स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गाउट जो है, सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। गाउट इटसेल्फ है क्या? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है ना, वो नॉर्मल लिमिट से ज्यादा हो जाता है। जब यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वहां पे क्रिस्टल डिपॉजिट्स हो सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ जॉइंट्स में, बॉडी के कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर जॉइंट्स में होते हैं, जिस तरह के नी जॉइंट हो गया, या फिर एल्बो जॉइंट हो गया, या फिर एंकल के, या फिर टो, जो बिग टो होती है उस पे, अंगूठा जिसको। अच्छा, तो इन जगहों पे जो है ज्यादा चांसेस होते हैं कि गाउट की जो है वहां पे स्वेलिंग हो जाए, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए। और जब हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके रिजल्ट में फिर आगे पेन भी होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जहां होगी वहां पेन होगी, क्योंकि हमने कल पढ़ा था, डिस्कस किया था कि इन्फ्लेमेशन में जो है मीडिएटर रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, साइटोकाइंस होते हैं, और भी बहुत सारे जो है मीडिएटर रिलीज होते हैं। मीडिएटर बेसिकली क्या है? केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स क्या काम कर रहे होते हैं कि वो आगे और सिग्नल दे रहे होते हैं और बॉडी को कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे और सेल भेजो, यहाँ पे बहुत जरूरत है, यहाँ पे ये क्रिस्टल्स आए हुए हैं जो कि मसला कर रहे हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती कैसे है? गाउट, चलो ये तो ब्लड के अंदर हो रहा है ना, तो इन्फ्लेमेशन किस तरह कॉज हो रही है? यूरिक एसिड की वजह से। ये हमने आज हमारा जो है ना, ये हमने डिस्कस करना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जर्नली बता दूंगी, उसके बाद हम बुक से भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जॉइंट जो है ड्रॉ करती हूँ, साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। अब इसमें, अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे साइनोवियोसाइट्स होंगे, यानी सेल्स होंगे। अब क्या होगा कि जब यूरिक एसिड जो है, इसकी एक नेचर है, जैसा हर एक चीज की एक नेचर होती है कि उसने एक खास जगह पे जाके रुकना होता है या डिपॉजिट होना होता है, इसी तरह इनकी नेचर है कि ये जॉइंट्स में जाके जॉइंट्स में रहना पसंद करता है यूरिक एसिड, यानी यूरेट क्रिस्टल जो है। जो यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेगा, यानी ये अपने आप को यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है ना बना लेगा। अब क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल सीरम में या ब्लड में, प्लाज्मा, आप जो भी कहना चाहें, ओवरऑल आप ब्लड में कह लें कि ब्लड में अगर आपके यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा कि ये यूरिक एसिड क्या करेगा? ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पे? आपके जॉइंट्स में। वो किस तरह होगा कि यहाँ पे आपके नॉर्मली ये सेल्स बने होते हैं, सारी जगह पे होंगे, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए 3 बनाए हैं। तो क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है, जब ये जाके इधर जाके इस सेल के अंदर जाएगा, ये मैं क्रिस्टल बना रही हूँ। अब ये क्या करेगा? ये जब इसके अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली जब एक चीज नॉर्मली प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई बाहर से चीज आ रही है, तो दैट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, वो उसको अंदर जाके कुछ उसके अंदर उसको तंगी देगी। यानी अब देखो, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके सारे वो होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, और सब कुछ उसका मेंटेन होता है। जब एक बाहर से चीज जाएगी तो उसकी सारी शेप खराब हो जाएगी, उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो सब खराब हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये जो क्रिस्टल है, ये इस सेल को, जो जिसको हमने साइनोवियोसाइट कहा है, इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? वहां पे वो एक डैमेज कॉज कर रहा है, एक डैमेजिंग एजेंट के तौर पे वो जा रहा है। ठीक है, अब जब सेल है, जाहिर बात है, जब भी किसी को, इंसान को भी जब किसी को तकलीफ होती है तो वो आगे से अपने लिए हेल्प का वो अपील करता है या कुछ कोशिश करता है। सेम इज द केस विद दीज सेल्स। वो क्या करते हैं कि वो पूरी बॉडी को सिग्नल्स भेजते हैं कि हमें मदद चाहिए। यहाँ वो किस तरह से भेजते हैं? अब ये साइनोवियोसाइट्स हैं, ये डैमेज हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? वो सिग्नल्स भेजेगा। वो क्या भेजेगा? मीडिएटर्स के थ्रू। मीडिएटर्स मैं बार बार इसलिए वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। तो मैं बजाय के सबको अलग अलग बोलने के, मैं मीडिएटर्स का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि ये उनके लिए कॉमन टर्म है। ये केमिकल्स हैं जो डैमेज की वजह से साइनोवियोसाइट्स जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, कि वो चाह रहे हैं कि यार हमारे लिए कोई हेल्प के लिए, बॉडी के जो बाकी चीजें हैं वो हमारी हेल्प को आए। तो अब क्या होता है
कि ये जो मीडिएटर्स हैं, अब हमने कल पढ़ा था जब भी मीडिएटर रिलीज होते हैं तो आगे से क्या होता है, आगे से जो दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो उनकी मदद को आते हैं, क्योंकि उन असल में मैंने फिर आपको बता दूं, कल भी मैंने ये बात बहुत दफा रिपीट की थी कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली इज नॉट आवर, मतलब कि ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ये असल में इट इज ए बेसिक डिफेंसिव मैकेनिज्म फॉर आवर बॉडी, मतलब कि ये हमारी बॉडी को जरूरत होती है। असल में तो ये मदद के लिए जा रहे हैं ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स में कौन से आते हैं आपको पता है, सारे वाइट ब्लड सेल्स में जो है ये मैक्रोफेजेस हो गए या फिर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो गए, इस तरह के जो सेल्स हैं ये सारे मदद के लिए जाएंगे उसकी अपनी तरफ से। लेकिन होता क्या है, जब वो इतने ज्यादा वहां पे जाते हैं तो उनके रिस्पॉन्स में फिर जो है हमारे पास पेन आ जाती है सिम्टम के तौर पे, या फिर स्वेलिंग आ जाती है जो हमारे लिए जो है बियरेबल नहीं होती, तो फिर हम आगे ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, मीडिएटर तो उसने अपनी हेल्प के लिए भेजे थे उस सेल ने, उन मीडिएटर के रिस्पॉन्स में बॉडी की तरफ से वहां पे उस जॉइंट के अंदर, ये जॉइंट के अंदर हो रहा है सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ जॉइंट के अंदर, और यहाँ जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं नीचे लिखूंगी, लेकिन ये होल जॉइंट के अंदर ही रहा। यहाँ बाहर से जो है बॉडी के बाहर से ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स बिकॉज ऑफ दीज मीडिएटर्स will come into that joint to help, ठीक है, अपनी तरफ से वो हेल्प के लिए आ रहे हैं। अब क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, अब ये तो हमने मेरे ख्याल में एफएससी वगैरह में पढ़ा था कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आगे से जो है वो केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब ये दोबारा मीडिएटर रिलीज करेंगे, अब आपको पता है फिर वही बात, ये मीडिएटर और इन्फ्लेमेटरी सेल्स को करेंगे, बुलाएंगे, वो इन्फ्लेमेटरी सेल फिर और मीडिएटर, मतलब ये एक कैस्केड की तरह, एक चेन रिएक्शन जिस तरह होता है ना वही चल पड़ता है। ये बार बार मतलब कि इतनी ज्यादा वहां पे गैदरिंग हो जाएगी कि वहां पे जो रिजल्ट है हमारे पास वो स्वेलिंग या पेन की सूरत में आ जाता है, क्योंकि दीज मीडिएटर नॉट ओनली gather these inflammatory cell but they are also responsible for pain sensation, because जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जब हमने NSAID में, आपको याद होगा हमने NSAID में कहा था कि CNS में जाके वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से उसका एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन को वो ब्लॉक कर रही है CNS में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इटसेल्फ क्या है? मीडिएटर ही है ना, एक केमिकल ही है जो इधर से भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, अब ये तो हमारी है कंडीशन गाउट में जो हो रहा है, अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हम इस सारे प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम एक तो ये कर सकते हैं कि ये जो मीडिएटर्स हैं इनको रिलीज ना होने दें ताकि ये इतनी सारी आगे कैस्केड चेन रिएक्शन ना चले, या फिर ये कर सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं जो आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर दें, या फिर इन मीडिएटर, दो ही हमारे पास रास्ते हैं ना, दो ही चीजें हो रही हैं जो बार बार हो रही हैं, तो हम यही काम करेंगे, यही चीजें हमने याद रखनी है अपनी जब हमने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अच्छा, अब हम जो है ना एक दफा उधर से कर लेते हैं बुक से यही वाली चीज जो मैंने भी आपको पढ़ाई है, ताकि आपको डायग्राम में, बुक के जो डायग्राम है उधर से भी आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हम सिर्फ इस डायग्राम को फोकस करेंगे अभी, ठीक है, सिर्फ आपने इस पे रहना। अच्छा, हो क्या रहा है, वही बात जो मैंने कहा कि ये जॉइंट है, इसके अंदर साइनोवियल साइट्स हैं, और आगे क्या हो रहा है कि वहां पे यूरेट क्रिस्टल जो है वो एक डिपॉजिट हुआ हुआ, जिसके रिस्पॉन्स में, ये माइक किसी का ऑन है, काइंडली वो अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि वहां पे क्रिस्टल डिपॉजिट हुआ हुआ है। अब क्या होगा कि वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हुआ है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन आगे क्या कर रहा है, वो आगे जो है कौन सा आगे इन्फ्लेमेटरी सेल को जो बुला रहा है वो PMN, जो कि जिसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको बुला रहे हैं। आपको आवाज आ रही है सबको ना? जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, अब आगे वो देखें, अब आगे फिगर में दिया, वो आगे इंटरल्यूकिन रिलीज कर रहा है, और फिर आगे फिर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर रहा है, और फिर इधर हमारे पास एक और जो है मैक्रोफेज आया हुआ है, मोनोन्यूक्लियर मैक्रोसाइट्स, फेगोसाइट्स,
तो वो आया हुआ है, उसने आगे क्या करना है, उसने जो उधर जॉइंट में और क्रिस्टल्स होंगे उनको वो इंगल्फ कर लेगा। उससे क्या होगा, जब उसने खुद इंगल्फ कर लिया है, उससे फिर अगेन वही प्रोसेस उसके अंदर एक गया है, जब एक बाहर से फॉरेन बॉडी गई है, वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन्स। तो ये सिलसिला चलता जा रहा है। अब हमने इस सारे काम को जो है रोकने के लिए या इस सारे काम को डील करने के लिए हमने जो ड्रग्स यूज करनी है, वो इन्हीं सारे मीडिएटर्स पे किसी ना किसी तरीके से एक्ट करेंगे। जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, यानी डिजीज कंडीशन में जो हमारी स्टेट बनी हुई है जॉइंट की, हमने उसको किस तरीके से ठीक करना है वो अब हम आगे देखेंगे। तो अब मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ऐसे है कि गाउट जो, ये मैंने आपको पहले ही बता दी कि सीरम कंसंट्रेशन जो है इसमें यूरिक एसिड की ज्यादा हो जाती है और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की। मैं इसलिए बुक रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई एक दो लाइन जैसा कंफ्यूजिंग होती है तो वो फिर साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड है, अब देखें, ट्रीटमेंट में हमने कल पढ़ी थी एनएसएड्स पढ़ी थी। अब आपको पता है कि एनएसएड का क्या काम, हमने प्राइमरी रोल 3-4 पढ़े थे। कोई मुझे बताएगा वो 4 रोल मैंने लिखे थे, आप किसी कोई बताएगा क्या थे वो? एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक इफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट, जो हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ सही है। तो अब यहाँ पे हमारे, अब मुझे कोई और बताए कि यहाँ पे एनएसएड का कौन सा रोल प्ले हो रहा है। यहाँ पे गाउट की कंडीशन में एनएसएड कौन सा वाला रोल प्ले करेगा? एंटी इन्फ्लेमेटरी। हाँ, और एक और भी, क्योंकि हमारी इन्फ्लेमेशन के साथ हमारी एक और भी चीज होती है, एंटी एनाल्जेसिक। जी बिल्कुल। तो एंटी एनाल्जेसिक नहीं, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इटसेल्फ इज द मतलब पेन किलर को कहते हैं, तो एंटी एनाल्जेसिक नहीं, एनाल्जेसिक इफेक्ट इस तरह के। तो अच्छा, अब ये होगा कि यहाँ पे हमने देखा ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड होगा कि एक तो कोल्चिसिन है, एक ड्रग है हमारे पास, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एनएसएड जो हमने कल कर लिया, और एक और ड्रग है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि एक स्टीरॉयड है। अच्छा, कॉर्टिकोस्टीरॉयड है। तो अब हम ये किस तरीके से इनको डील करते हैं, मैं थोड़ा ज़ूम इन और कर देती हूँ। अच्छा, अच्छा, एक तो ये ट्रीटमेंट है हमारे पास। पहली कैटेगरी में हमने इन्फ्लेमेशन वाला जो है वो करनी है। इन्फ्लेमेशन अगर आपने कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आपके पास 3 एजेंट्स हैं, कोल्चिसिन, एनएसएड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और दूसरी आपके पास ट्रीटमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होगी, देखो ना, एक कंडीशन है, अब आपने उस कंडीशन को ठीक करना है, उसको ठीक करने के 3-4 सॉल्यूशंस हैं आपके पास। अब आपने देखना है कि आपका जो पेशेंट है उसमें कौन सी वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम उसकी रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा दें, मतलब रीनल एक्सक्रीशन जो यूरिक एसिड की है उसको ज्यादा कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में 100 मिलीग्राम जो है पड़ा हुआ है यूरिक एसिड, तो आप क्या करोगे कि आपको अगर फॉर एग्जांपल से 50 रिक्वायर्ड है, 100 एक्सेस है, तो आप कोशिश करोगे कि ऐसी कोई दवाई दो जिससे वो जो 50 एक्सेस वाला है वो जल्दी जल्दी निकल जाए ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं वो है प्रोबेनिसिड और सल्फिन पायराजोन। ये जो दोनों है ना, ये इनका ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये यूरिक एसिड की जो है ना किडनी से जल्दी जल्दी सिक्रेशन करवाते हैं। और वो सिक्रेशन किस तरह करवाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे उनका मैकेनिज्म। अच्छा, आगे ये है हमारे पास अच्छा, तीसरी स्ट्रेटजी हमारे पास ये है कि हमें पता है कि जो है कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन्स टू यूरिक एसिड। आपको पता है कि प्यूरिन्स हमें किन चीजों से मिलती है, मीठी चीजों से मिलती है। जितना ये कहते हैं ईद पे जरा जरा हौसले से खाओ मीट, ज्यादा आपका यूरिक एसिड ना हो जाए, वो इसीलिए कहते हैं
क्योंकि ये गोश्त वगैरह में प्यूरिन्स प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा होती है, प्यूरिन्स होती हैं तो फिर वो आगे कन्वर्ट होती हैं यूरिक एसिड में बाय एन एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज। इसका हम पूरा आगे मैकेनिज्म अभी पढ़ते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको जर्नल बता रही हूँ। अब इसमें जो दो ड्रग्स आएंगी वो है एलोप्यूरिनॉल और फिबॉक्सिड। अच्छा, किसी का माइक फिर से ऑन है आई थिंक। एक तो मैं देखती हूँ, शायद मुझे यहाँ से जो है ना ऑप्शन मिल जाए खुद म्यूट करने की, तो मैंने कभी डील नहीं किया। काइंडली ऑफ कर दें किसका है वो, फिर ना बार बार होती है, आवाज सी आती है पीछे से। अच्छा, अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कौन सी हैं हमारे पास? हमने कल भी पढ़ा था, हमारे पास NSAID जो है वो बहुत मेजर एक क्लास है जो एज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे जानी जाती है। इंडोमेथासिन जो है इसमें बहुत इफेक्टिव है एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में, यानी जो एक्यूट अटैक होते हैं जो थोड़े टाइम पीरियड में होते हैं, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में। क्रॉनिक का मतलब वही होता है ना जो सालों सालों चलते रहते हैं लोगों को, ये जो मतलब फौरन से होता है, कुछ अर्से में होता है अटैक, उस तरीके से। अच्छा, these agents act through the reduction of prostaglandin formation and inhibit the crystal phagocytosis by macrophages। अच्छा, इसका मैं ना आपको बना के बताती हूँ क्योंकि इस तरह पे मजा नहीं आएगा। अब ये है कि NSAID का हमने कल भी पढ़ा था, आज फिर हम उसको रिवाइज करते हैं कि NSAID किस तरीके से कर रही होती है अपना रोल प्ले, किस तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी कर रही होती है। अब ये होता है कि इन्होंने क्या करना होता है, ये जो मीडिएटर रिलीज हो रहे होते हैं ना यहाँ पे, इन मीडिएटर्स को इन्होंने कर देना होता है इनहिबिट। अब जब ये मीडिएटर्स स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन इनको इनहिबिट करती है, अब जब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है या इनका रिलीज कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे पास आगे फर्दर कैस्केड नहीं चलेगी, आगे फर्दर चेन रिएक्शन नहीं चलेगा इन्फ्लेमेशन का, और उससे क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी इन्फ्लेमेशन में। दैट्स हाउ NSAID वर्क्स। और हमारे पास NSAID में इंडोमेथासिन है जो हम मेजरली यूज करते हैं for these kind of attacks, acute attacks। अच्छा, अब क्या है कि ना सिर्फ ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को कम कर रहा होता है, बल्कि एक और भी काम कर रहा होता है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ मैंने नहीं लिखा था लेकिन आपने डायग्राम में देखा था कि वो जो फेगोसाइटोसिस हो रही थी, यहाँ पे एक सेल है जो आके यहाँ पे जो और क्रिस्टल पड़े हुए जॉइंट्स के अंदर उनको आगे इंगल्फ कर रहा था, और वो आगे फर्दर जो था मीडिएटर रिलीज कर रहा था और फर्दर आगे जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा था। तो ये ना सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन को की प्रोडक्शन को कम करता है, बल्कि ये जो बल्कि ये जो सेल्स हैं जो आके फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं उनको भी इनहिबिट करता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस को उधर आने से रोकेगा, उनको इनगल्फ करने से रोकेगा, ये सारे काम भी NSAID के में ही आते हैं। तो वो जो है इस तरीके से हमारे पास NSAID हमारे इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये जो पढ़े हमने 3 स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं गाउट की, ठीक है ना, इधर मैं लिख देती हूँ। एक स्ट्रेटेजी हमारी थी एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली, दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हमने वो जो यूरिक एसिड की हमने सिक्रीशन बढ़ा देनी थी, ठीक है, एक्सक्रीशन सॉरी, तो हमने उसका रिलीज जो था वो ज्यादा कर देना था। और तीसरी क्या थी कि हमने उसकी प्यूरिन से जो कन्वर्जन होनी थी यूरिक एसिड में वही खत्म कर देनी थी ताकि यूरिक एसिड ही ना और बने। ठीक है, ये 3 स्ट्रेटेजीज हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए है। तो पहली स्ट्रेटेजीज में हमारे पास जो NSAID आएगी क्योंकि इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो दूसरी चीज हमारे पास कौन सी आएगी, दूसरी ड्रग हमारे पास आएगी कोलचिसिन।
अच्छा, अब ये जो ड्रग है ये क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आपको पता है हर जो सेल होता है इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका क्या काम होता है, ये न्यूक्लियस अगर तो वो उनका क्या काम होता है, ये हमने 9th-10th में मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ इनका रोल। ये मूवमेंट में भी कुछ जगह पे हेल्प कर रहे होते हैं और कुछ जगह पे फेगोसाइटोसिस में हेल्प कर रहे होते हैं और कुछ जगह पे जो है ये माइटोसिस और मियोसिस वगैरह के प्रोसेसेस में भी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इन सब प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको पता है इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन, ये तो हमने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करती है जो कोल्चिसिन ड्रग है, ये क्या करती है, आपको पता है कि हमने ये भी पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस में कि एक असेंबली होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है कि एक इस पोल की तरफ चला जाता है, एक इस पोल की तरफ चला जाता है और बीच में से स्पिंडल्स निकलते हैं और फिर वो सब कुछ सारा प्रोसेस जो हमने बड़ा पहले का पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सबको याद होगा। तो वो वाला काम जो है ना, जो इनकी असेंबली करने वाला वो वाला काम जो है ना, ये कोल्चिसिन ये जो एजेंट है ये आके जो है ना उसको खत्म कर देता है, असेंबली नहीं होने देता, कहता है कि बस इकट्ठे ही रहो, मैंने तुम लोगों को आगे काम नहीं करने देना, तो ये बस वहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, जब ये डिवीजन नहीं होगी तो आगे क्या होगा कि जाहिर बात है आपको ना सिर्फ डिवीजन नहीं होगी बल्कि क्या होगी कि माइग्रेशन भी नहीं होगी। मैंने बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का और भी फंक्शन होते हैं, जिस तरह ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनकी माइग्रेशन करवाने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको उनकी साइट ऑफ एक्शन पे लेके जाने में इन्वॉल्व होते हैं। फिर वाइट ब्लड सेल का काम सिर्फ उधर जाना ही नहीं होता बल्कि उधर जाके उसने फेगोसाइटोसिस भी करनी होती है, ठीक है ना। तो माइटोसिस में भी इन्वॉल्व होता है, फिर ये क्या कहते हैं माइग्रेशन वगैरह में, और फिर फेगोसाइटोसिस में भी इन्वॉल्व होता है। अब देखें, आपको एक चीज का पता है कि नॉर्मली इसका ये काम है, जब आपको पता है कि एक चीज ने आके उस चीज को ही इनहिबिट कर देना, तो सारी बात है ये सारे प्रोसेस जो हैं आगे रुक जाएंगे, ठीक है, यानी ये सारे प्रोसेस ही आगे नहीं होंगे। तो हमारा फिर मकसद जो है वो तो पूरा हो गया ना, कि मतलब हम तो चाहते हैं कि वो सेल्स आगे और डिवाइड ना हो, वो आगे और जो है मैक्रोफेजेस इधर ना आए, और जो है पूरी बॉडी से जो है माइग्रेशन ना हो, वो सारा हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। तो ये काम करता है कोल्चिसिन की, वो क्या करता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी असेंबली को इनहिबिट करता है, ठीक है। इस ड्रग के साथ ना सिर्फ ये असेंबली जो है वो उसकी इनहिबिशन होती है, बल्कि क्या है कि ये कुछ मीडिएटर्स को भी रिलीज होने से रोकता है, जिस तरह के ल्यूकोट्राइन B4 जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था कि वहां से रिलीज हो रहा था, तो उसको भी इनहिबिट करेगा। और एक और काम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, फ्री रेडिकल्स, ये आपने बड़े डिटेल में मेरे ख्याल में पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल्स किस कदर जो है वो डेंजरस हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। और आपने भी पढ़ा होगा कि हम फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए विटामिन सी वगैरह और इस तरह एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं सब कुछ, क्योंकि फ्री रेडिकल बहुत सारे जो हैं, फ्री रेडिकल एक मतलब कि आप ये कह लें कि एक अवारा जो है वो मॉलिक्यूल है जो कहीं पे भी जाके तबाही मचा सकता है, ठीक है। वो आपकी बॉडी में एक मतलब कि एक डेंजरस थिंग है जो आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी ऑर्गन में किसी भी टिश्यू में जाके जो है अपना बैड इफेक्ट शो कर सकता है, क्योंकि इनके पास होती है मतलब कि स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल नहीं होते तो उनको स्टेबिलिटी की, जिस तरह हर बंदे को हर इंसान को स्टेबिलिटी का होता है कि मैं स्टेबल हूँ अपनी लाइफ में, इसी तरह इसको भी ये बहुत होता है, ये जहाँ जाएगा ये बस अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेगा। तो ये कोल्चिसिन क्या करता है कि ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है और ल्यूकोट्राइन B4 की भी इनहिबिशन करता है, जो कि एक मीडिएटर है और इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। ये जो दोनों ड्रग्स हैं हम यूज करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी में एजेंट्स में। अब ऐसे है कि जो इफेक्ट अगर हम बात करें कि इनका इफेक्ट किस तरह होता है, तो वो आपकी बुक में है
कि मैं अब स्क्रीन शेयर दोबारा कर देती हूँ या फिर मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार करना वो जरा फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सही आ रही है नजर? ज्यादा हिल तो नहीं रहा मेरा हाथ या? तो अब ये है कि NSAID एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमने पढ़ा है कि ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इन सब का क्या काम है कि हमने पहले पढ़ा है कि ये सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। किनकी सिंथेसिस को? मीडिएटर्स को, जो भी जॉइंट होता है उसमें जिसमें गाउटी प्रोसेस चल रहा होता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ट्यूबुलिन एंड इंटरफेयर विद माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली कोल्चिसिन। अब ये अगली की बात हो रही है, ये अगली कोल्चिसिन की बात हो रही है, क्योंकि इसका तो वो प्रोसेस नहीं ना है, माइक्रोट्यूब्यूल वाला जो प्रोसेस है वो कोल्चिसिन का है। तो वो कह रहा है कि कोल्चिसिन जो है वो इंटरफेयर करता है माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली में, और इससे क्या होता है? कोल्चिसिन इज ए जर्नल माइटोटिक पॉइजन, इट मे कम इन योर MCQs, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। तो अच्छा, माइटोटिक पॉइजन से क्या मुराद है? आपको पता है कि अगर आपके स्पिंडल्स नहीं बनेंगे, अगर आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली नहीं होगी तो स्पिंडल्स नहीं बनेंगे, स्पिंडल्स नहीं बनेंगे तो एक सेल दो में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो माइटोटिक पॉइजन क्यों कह रहे हैं कि वो उस असेंबली को ही खत्म कर रहा है, तो माइटोटिक प्रोसेस के लिए तो वो एक पॉइजन की तरह ही एक्ट कर रहा है ना। अच्छा, आगे जो है, ट्यूबुलिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन, मोटिलिटी एंड मेनी अदर प्रोसेसेस, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं कि इसके फार्माकोकाइनेटिक्स और क्लिनिकल यूजेस। इसमें क्या है कि एक सेकेंड, अच्छा इसमें क्या है कि हमने पढ़ा है कि NSAID और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज प्रेफर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ acute gouty arthritis। अब बार बार वो ये acute क्यों कह रहा है, दूसरे chronic में क्यों नहीं यूज कर रहा? ये सोचने वाली बात है, और इसका मैं आपको जवाब अभी आगे चल के देती हूँ। Although colchicine can be used for acute attack, the dose required cause significant gastrointestinal disturbance, particularly diarrhea। ये आपके MCQ में आ सकता है कि colchicine हम क्यों नहीं acute में यूज करते, क्योंकि colchicine जो है ना इतनी कोई सेफ ड्रग नहीं है। सेफ है लेकिन इसकी जो डोज हम रिक्वायर, थोड़ी सी भी डोज देंगे तो उससे हमें एडवर्स इफेक्ट जल्दी आ जाए। कुछ ड्रग्स होती हैं उनकी आप थोड़ी डोज में भी उनके ना बड़ी जल्दी एडवर्स इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, तो इट इज वन ऑफ देम। कुछ ड्रग्स होती हैं उनकी सिर्फ जब टॉक्सिसिटी होती है तभी आपको एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, अदरवाइज नहीं आ रहे होते। तो इस तरह है। आगे क्या है, लोअर डोजेस ऑफ कोल्चिसिन आर यूज्ड टू प्रिवेंट attacks of gout in patient with the history of multiple acute attacks। अच्छा, अब वो ये क्यों कह रहा है कि आप बजाय के अगर एक बंदे को एक मसला हो गया है उस वक्त देने की बजाय इसको तब दें अगर एक, जिस तरह बूढ़े लोगों को अक्सर होते रहते हैं, उनके घुटनों में स्वेलिंग हो गई या फिर उनके एंकल्स में हो गई, तो उन पेशेंट्स को देना चाहिए ये, लेकिन लोअर डोजेस में। ये बात नोट करने वाली है क्योंकि लोअर डोजेस में देते हैं वरना इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत जल्दी आते हैं। अच्छा, आगे जो है वो इस तरह है कि कोल्चिसिन इज आल्सो ऑफ वैल्यू इन द मैनेजमेंट ऑफ फेमिलियर मेडिटेरियन फीवर। अब ये कौन सा फीवर होता है? फेमिलियर मेडिटेरियन फीवर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मेडिटेरियन रीजन के लोगों में ज्यादा प्रिवेल करती है। जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है कि उनको रिकरेंट बार बार बुखार होता है, और बुखार के साथ चेस्ट पेन, जॉइंट पेन या फिर पेट में दर्द, ये सब चीजें जो है उनके साथ साथ चल रही होती हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं फेमिलियर मेडिटेरियन फीवर। अच्छा, ए डिजीज ऑफ अननोन कॉज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, हेपेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस, प्लूराइटिस। पेरिटोनाइटिस का क्या होता है? जिसमें पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लेमेशन होती है। ये तो आपने पैथो में पढ़ा ही होगा, ITIS जहाँ भी आता है वो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सब में ITIS एंड पे आ रहा है, तो हमारी मैम ने तो इस तरह ही हमें याद करवाया था कि जहाँ पे भी आएगा वहाँ इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पे वो प्लूराइटिस आ गया, यहाँ पे आर्थराइटिस आ गया, ठीक है। एमिलोडोसिस में क्या होता है? एमिलोडोसिस में होता है कि ये भी एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मेरे ज़हन से निकल गया बिल्कुल ही, ब्लड रिलेटेड होती है आई थिंक, लेट मी चेक,
किसी को याद है तो मुझे बता सकता है। हाँ, इसमें क्या है कि एबनॉर्मल जो प्रोटीन है एमिलॉइड, वो आपके टिश्यूज में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी जो है शेप वगैरह जो है सेल्स की और टिश्यूज की वो डैमेज हो जाती है, और उस तरीके से फिर आपको इन्फ्लेमेशन और सब आ रहे होते हैं सिम्टम्स। अच्छा, एंडोमेथासिन एंडोमेथासिन क्या है? ये NSAID और एंड सम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड कोल्चिसिन आर यूज्ड orally. Parental preparation of glucocorticoid and colchicine are also available. ठीक है, अब हमने इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है कि NSAID और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो हमने प्रेफर करना है जब एक पेशेंट को एक्यूट अटैक्स हो रहे हैं। अगर हमने किसी पेशेंट में देखा है कि उसको बार बार अटैक हो रहे हैं, तो उसको हमने प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है कि एक बीमारी अभी हुई नहीं है लेकिन उससे बचने के लिए प्रीवियसली उसको पहले ही थोड़ा सा उसको उसकी बॉडी को तैयार रखने के लिए देते हैं। तो हम कोल्चिसिन उन पेशेंट में लोअर डोजेज में देते हैं जिनका हमें खतरा होता है कि उनको शायद दोबारा हो जाए या उनको दोबारा होता रहता है तो उनको दोबारा ना हो जाए। अच्छा, आगे है हमारे पास टॉक्सिसिटी। अच्छा, NSAID का हमने कल भी पढ़ा था कि रीनल डैमेज करता है। क्यों रीनल डैमेज करता है? किसी को याद है क्या इसकी रीजन थी? कोई मुझे बताएगा? मैं हिंट देती हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड था कुछ। किसी का नहीं याद? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रीनल फंक्शन को मेंटेन कर रहा था, रीनल ब्लड फ्लो को आई गेस मेंटेन कर रहा था। नहीं, ऑटो जो रेगुलेशन है ना रीनल, जो उसकी रीनल फंक्शन की, यानी कि रीनल फंक्शन की जो बार बार उसकी ग्लैंड्स और सब कुछ उसके नेफ्रॉन का सिस्टम उन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ब्लड फ्लो नहीं, स्पेसिफिकली ओवरऑल कहना है। सही है? yes. तो ठीक है। अच्छा, इंडोमेथासिन में क्या है कि ये जो है ये बोन मैरो सप्रेशन करता है। ये भी हमने कल भी पढ़ा था कि ये बोन मैरो सप्रेशन, डिप्रेशन जब होगा तो उसमें क्या होगा? जाहिर बात है, आपको बोन में पता है कि बोन मैरो से ही आपके जो सारे ब्लड सेल होते हैं स्टेम सेल से ही निकल रहे होते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल में फिजियो में। तो मतलब कि एक सेल से ही आगे सारे जो है आपके ब्लड में सेल है, एक स्टेम सेल से ही निकलते हैं आगे डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट चेन्स के थ्रू। शॉर्ट कोर्स ऑफ glucocorticoid can cause behavioral changes and impaired glucose control. अच्छा, behavior changes तो चलो ठीक है, हो गई क्योंकि स्टीरॉयडल ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अब इम्पेयर्ड ग्लूकोज कंट्रोल क्यों हो रहा है? ये आपको किसी को याद है? शायद थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा सा अंदाजा हो इसका, बायोकेमिस्ट्री या किसी इस तरह के सब्जेक्ट में पढ़ा हो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ग्लूकोज लेवल से क्या रिलेशन होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर जब भी रिलीज होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, शाबाश। इसमें इस तरह होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो जो होती है ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है लिवर में वो करवा रहे होते हैं। तो जाहिर बात है जब आप एक्सटर्नली और ज्यादा उसको दे रहे हो, अब एक बंदा पहले ही उसका जो है डायबिटीज एज पे है, मतलब प्री डायबिटिक है, उसको आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड गाउट के लिए दे दोगे तो क्या होगा? उसका ग्लूकोज तो शूट कर जाएगा ना। तो ये चीजें जहन में रखने का मकसद क्यों होता है कि आपने अपने पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको जो है उसके एडवर्स इफेक्ट और उसका सब नजर में रखते हुए आपने उसको प्रिस्क्राइब करना है। अच्छा, आगे क्या है कि because colchicine can severely damage the liver and kidney, dosage must be limited and monitored. Overdose is often fatal. देखा, ये अब मैं ये बात कर रही थी आपसे तब कि हम उसको यूज तो करते हैं लेकिन एक्यूट में तो हम बिल्कुल ही नहीं ना करते, लेकिन क्रॉनिक में भी करते हैं तो बहुत केयरफुली करते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है और ये जो है ये काफी ज्यादा इसकी पोटेंट किस्म का ड्रग होती है। तो इस वजह से इसका जो है ना इफेक्ट बहुत जल्दी और ओवरडोज पे फेटल भी कंडीशन आ सकती है।
ये तो हमने पढ़ा है अपनी फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको इधर बताई थी। ये देखें फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ी है। इसमें हमने कौन कौन सी 3 ड्रग्स पढ़ी हैं, कोई मुझे बता दे प्लीज। डिफरेंट बच्चे बताया करें, सब आप लोग चुप रहते हो। अब हम नहीं है तो मुझे अकेले को जरा मुश्किल हो रहा है, वरना मैं ना सबसे बारी बारी ट्राइमेथाफेन, कॉल्चिसिन, हाँ एनएसएड्स। हाँ, एनएसएड में मेनली एक थी, कौन सी है वो? इंडोमेथासिन। हाँ एंडोमेथासिन, ठीक है। अच्छा आगे अब चलते हैं हम अगले एजेंट्स की तरफ। अगला हमारा क्या है, मकसद क्या है, हमने दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है हमारी। एक तो ये हम इन्फ्लेमेशन जो काम कर रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे हम आप एक चीज आपने दोबारा नोट की होगी, मैंने आपको कल के लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि हम ये जो इन्फ्लेमेशन वाले जितने भी काम करते हैं, मतलब जितने भी ड्रग्स देते हैं, उससे हम कोई उसका अंडरलाइंग कॉज तो नहीं ट्रीट कर रहे ना। अब हम इधर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हम यूरिक एसिड को तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बस जो यूरिक एसिड के रिजल्ट में प्रोसेस हो रहा है हम तो उसको लगे हुए हैं सब कुछ करने। यूरिक एसिड तो मतलब वो तो वहीं रहेगा ना, मतलब आप वक्ती तौर पे इन्फ्लेमेशन कम कर दोगे, लेकिन जब आप छोड़ोगे फिर से इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास अगली 2 स्ट्रेटेजी जो मेन है वो ये है कि हमारा ये तो हम कर रहे हैं उसके सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए, उसके एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कह लें आप, लेकिन ये जो है ये तो हम कर रहे हैं उसका अंडरलाइंग कॉज को खत्म करने के लिए। मैं इधर लिख भी देती हूँ, अंडरलाइंग कॉज हमारा क्या है इसका, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड ना। यूरिक एसिड का इंक्रीज लेवल जो है उसकी वजह से ये सब मसला हो रहा है ना, तो ये अंडरलाइन कॉज है। हमने इसको ट्रीट करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज करनी है वो ये वाली दोनों। तो हम अब इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड की रिलीज या फिर उसकी रीनल एक्सक्रीशन को हमने किस तरीके से बढ़ाना है। अच्छा अब इस तरह है, मैं बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। अब ये एजेंट जो है इनका नाम है यूरिकोसूरिक एसिड एजेंट्स। ये एजेंट्स वो हैं जो यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आपको याद होगा ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और ये सारा जो नेफ्रॉन में होता है, क्या हो रहा होता है वहां पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ, पूरा नहीं मैं बना रही। यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे ल्यूमन में कोई चीज जा रही है एक्सक्रीट होने, ये तो एक्सक्रीट हो जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे जो वेसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, उसको बार बार रीअब्सॉर्ब करी जाएंगी, ठीक है, और वो फिर ब्लड में आ जाएगा। लेकिन हमारा इधर क्या काम है, हमने तो यूरिक एसिड को निकालना है, बस जल्दी से निकालना है, हमें ये रीअब्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो वापस दोबारा ब्लड में आए। तो हम क्या करेंगे, हम इस रीअब्सॉर्प्शन को रोकेंगे। वो किस तरीके से रोकेंगे कि हम जो एजेंट्स देंगे उनका नाम पहले मैं बता देती हूँ, प्रोबेनिसिड और सल्फेनपायराजोन। अब ये 2 एजेंट्स हैं। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि ड्रग्स मोस्टली कह रही हूँ, नॉट ऑलवेज, मोस्टली या तो वीक एसिड होती हैं या फिर वीक बेसिक होती हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रग है ना ये है वीकली एसिडिक, ठीक है। आपको पता है यूरिक एसिड एज इट नेम इंडिकेट, व्हाट इज दिस, एसिड, राइट। तो अब इसकी रीअब्जॉर्प्शन हमने रोकनी है, इसकी रोकनी। तो बोथ ऑफ दीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, आपको याद होगा जब आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जब 2 एक जैसी चीजें आती हैं तो वो आपस में मुकाबला करती हैं निकलने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हैं, ये कम्पीट करेगी ये भी कम्पीट करेगी, दोनों आपस में मुकाबला करेंगे कि कौन निकल जाएगा किडनी में से। जब आप ये करते हो तो क्या होता है इसके रिस्पॉन्स में कि रीअब्जॉर्प्शन होती है इसकी
और ये रह जाता है ल्यूमन में। ल्यूमन मतलब वो जो वेसल है, जो मतलब वेसल कह रही हूँ, जो नेफ्रॉन की जो अंदर ट्यूब्यूल्स हैं उनमें चला जाएगा। और ये जो है, ये वाली जो ड्रग्स हैं ये हो जाएंगी रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि मुकाबला इन लोगों ने जीत लिया। ठीक है, अब हम इसको एक दफा बुक से देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ओवर 90% ऑफ द यूरिक एसिड फिल्टर्ड बाय द किडनी इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ये तो आपने हमेशा से ही पढ़ा हुआ है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है ना वो मोस्टली जो होती हैं वो चीजें रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा, अब ये एजेंट्स जो हैं ये हैं वीक एसिड। तो ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड के साथ रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, रीअब्सॉर्प्शन में मुकाबला करते हैं, compete करते हैं by weak acid transport mechanism in the proximal tubules। ठीक है, कौन सा फिनोमेना है यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं दोबारा। ये जो यहाँ पे जो compete हो रहा है उस सारे, इधर जो कंपटीशन एक लगा हुआ है वो कौन सा मैकेनिज्म है या वो क्या प्रोसेस है। आपको पता है कि वीक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एसिड्स के लिए ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा ये, जब आपने फिजियो में नेफ्रॉन की पढ़ी होगी, फिजियोलॉजी, तो बड़ी डिटेल में उन चैप्टर्स में ये सब बताया हुआ था कि वीक एसिड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, सब कुछ। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा से वो सब डिस्कस करना चाहिए क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू ये दोनों आपस में compete करेंगे। रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में वही होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी, कि thereby increase excretion of uric acid। ठीक है, at lower doses these agents may also compete with uric acid for secretion by tubules, occasionally can elevate rather than reduce serum concentration। This is very important। वो ये है, ये मैं बल्कि आपको लिख के बताती हूँ, आगे हम पढ़ लेते हैं। एलिवेशन ऑफ यूरिक एसिड लेवल by this mechanism occur with aspirin and other weak acid over much of its dose range। अच्छा, अब वो ये क्या बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे है कि हमने ये तो देख लिया है कि यहाँ पे जो है हमारे पास कंपटीशन में नॉर्मल थेराप्यूटिक डोजेस में, यानी कि आपकी जो रिक्वायर्ड होती हैं इस प्रोसेस के लिए, उन डोजेस में हमारे पास यही विन करती हैं, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और ये यूरिक एसिड जो है ल्यूमन में, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स के अंदर जो रिश्ता है उधर से निकल के ब्लैडर के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन आगे हम बात करते हैं, एक और उसने बात किया है कि अगर आप उसकी लो डोजेस रखोगे, डोज अगर कम रखोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अब जाहिरी बात है यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, फिर तो जी अगर आप डोज कम रखोगे फिर तो आपका ये वाला जीत जाएगा, यूरिक एसिड जीत जाएगा। जब यूरिक एसिड जीत जाएगा तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगी, यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और आपकी ये ड्रग्स जो हैं ये ल्यूमन से निकलने लग जाएंगी। ये तो फिर काम उल्टा पड़ गया ना हमारा। ये तो फिर इस तरह हो गया कि मतलब आपने डोज कम कर दी है, अगर उसकी मतलब के जरूरत से कम कर दी है, जितनी रिकमेंडेड नहीं थी उससे कम कर दिया, तो ये तो आपने काम उल्टा और खराब कर दिया है कि और उल्टी अब्जॉर्प्शन होने लगी, कंपटीशन में आके यूरिक एसिड अब्जॉर्ब होने लग गया और ये ड्रग जो है ये ल्यूमन से एक्सक्रीट होने लग गई। समझ आई इस बात की। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यूरिक एसिड जो है इस वजह से हमने लो डोजेस पे नहीं करना, क्योंकि लो डोजेस पे ड्रग्स नहीं करनी, क्योंकि इस तरह तो हमारी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन उल्टा और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे जो है आगे वो ये क्या कहते हैं कि एलिवेशन ऑफ यूरिक एसिड लेवल बाय दिस मैकेनिज्म अकर विद एस्पिरिन ओवर मच ऑफ इट्स। अच्छा, वो यही कह रहे हैं कि ये जो एलिवेशन है ना यूरिक एसिड की, ये एस्पिरिन, क्योंकि एस्पिरिन इटसेल्फ भी जो है वीक एसिड है, हमने कल भी पढ़ा था, उसके साथ भी यूरिक एसिड जो है वो compete कर सकता है।
तो उधर भी यही सिचुएशन आ सकती है कि आपका लेवल जो है वो यूरिक एसिड का बढ़ सकता है अगर आप एस्पिरिन के साथ दे रहे हो ओवर मच ऑफ इट्स डोज रेंज। लेकिन कंडीशन ये है, यहाँ पे तो आप ये कह रहे हो ना कि लो डोजेस में अगर आप ये वाली ड्रग्स दोगे तब ये होगी। यहाँ पे क्या है कि अगर आप ज्यादा एस्पिरिन की डोज देने लग जाओ तब आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी कि ये दोनों चीजें आपस में कम्पीट करने लग जाएंगी, यानी एस्पिरिन और यूरिक एसिड। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन है इधर तक तो मुझसे पूछ रहा है, मैं जरा पानी पी लूं। है किसी को? नो आपके लिए। अच्छा, टाइम क्या हुआ है भला? 4 हो गए। अच्छा, मीटिंग ऑफ नहीं हुई वैसे, 40 मिनट्स के बाद हो जाती है, पता नहीं। चलो अच्छी बात है, हमारा तो फायदा है। अच्छा, आगे चलते हैं इसके इफेक्ट्स की तरफ। अच्छा, अब ये जो एजेंट है ना, ये क्या करते हैं कि सिक्रीट करते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ, इनहिबिट दिस, ये जो एजेंट्स है ना ये इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वीक एसिड्स such as penicillin and methotrexate in addition to inhibiting the reabsorption of uric acid। अच्छा, अब इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बस आपको वही ऊपर वाला जो कंसेप्ट है ना वही यहाँ पे अप्लाई किया उसने यही कहा है कि जाहिर बात है अगर आप एक चीज की रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको आप कम कर रहे हो तो क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स में बाकी जो ड्रग्स हैं, अगर आप कोई और वीक एसिड ले रहे हो, कोई भी वीक एसिड ले रहे हो, एग्जांपल के तौर पर उसने 2 एग्जांपल्स दे दिए हैं पेनिसिलिन और मेथोट्रेक्सेट की, तो इसमें क्या है कि इन अगर ये वाली ड्रग्स आप साथ ले रहे हो तो क्या होगा कि ये जो ड्रग्स होंगी ये अंदर ही रह जाएंगी बॉडी में और इनकी फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये हम चीजें पढ़ क्यों रहे हैं कि अगर आपके पास आप 2 एक जैसी ड्रग्स, यानी एक जैसी इन नेचर बात कर रही हूँ, इन नेचर, इन एसिडिक नेचर, तो उसमें क्या होगा, उनके आपस में कम्पीट होगा। जाहिर बात है कंपटीशन में एक ने ही जीतना है, 2 तो जीत नहीं सकते। तो फिर क्या होगा कि एक जो निकल जाएगा वो तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा ना, और जो रह जाएगा उसकी फिर ओवरडोज या फिर उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं वो, ये मैं आपको जरा इधर एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब ये क्या है कि देखें, अब यहाँ पे एक ड्रग है, आपके पास ड्रग ए है, यहाँ पे ड्रग बी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यूरिक एसिड है, ठीक है। ये आपका ल्यूमन से निकल गया, ठीक है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। जबकि ये ड्रग्स जो थी ये भी दोनों वीक एसिडिक थी, लेकिन कंपटीशन में जो था ना हमारा यूरिक एसिड भाई जीत गया। अब ये दोनों जो थे ये लूजर्स थे, ठीक है, ये लूजर्स जो थे ये जो है ये रह जाएंगे बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर रहेंगे, अब पेशेंट को तो नहीं पता कि अंदर ये सब हो रहा है, पेशेंट क्या करेगा, उसने सुबह दवाई ली और रात भी ले लेगा, अगले दिन भी लेगा, फिर अगली रात भी लेगा, वो इस तरह लेता रहेगा। उसको नहीं पता कि सिक्रीशन उसकी हो ही नहीं रही इन ड्रग्स की, ये तो पिछली वाली डोज भी बॉडी के अंदर पड़ी हुई, अगली डोज भी वो ले जा रहे हैं। इससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी। हम क्यों ये बातें पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आपने उस बंदे को एस्पिरिन देनी है या उस बंदे को कोई और पेनिसिलिन देनी है, मेथोट्रेक्सेट देनी है, कोई और एसिडिक ड्रग देनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसकी डोज में एडजस्टमेंट करनी होगी। आपको पता है कि इसकी एक्सटेंशन उस हिसाब से नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार दिन में 2 दफा लेने की बजाय ना दिन में 1 गोली ले लो, 2 ना लो। तो फिर क्या होगा, फिर जो उसकी कंसंट्रेशन है ना वो उस तरीके से ही मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर ये वाली आप नहीं, आपका ये वाली ड्रग यानी ये जो आप प्रोपेनिसिड या फिर ये जो सल्फेनपायराजोन आप दे रहे थे जिससे ये इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो रही थी, अगर आप ये नहीं दे रहे, सिर्फ यही दे रहे हैं, तो फिर तो आप नॉर्मल जो रूटीन में आपकी रिजीम थी, यानी एक दिन में 2 दफा अगर दे रहे थे तो आप बस 2 दफा ही दो उसको, 2 दफा गोली खाने का कहो। लेकिन मैं इस केस में बात कर रही हूँ कि अगर उसकी एक्सक्रीशन ही नहीं हो रही तो टॉक्सिसिटी होती है। और टॉक्सिसिटी हम क्यों पढ़ते हैं कि टॉक्सिसिटी ये नहीं है कि अब वो
अक्सर लोग डर जाते हैं, भाई इससे तो टॉक्सिसिटी होनी है, मैंने नहीं ये दवाई लेनी, ऐसे नहीं है। टॉक्सिसिटी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने उसकी एडजस्ट करनी है डोज उसके अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि अब हम उसकी रिजीम जो है उस हिसाब से सेट कर देंगे, ठीक है, ये बात है यहाँ पे। अच्छा आगे चलते हैं हम। हाँ ये जो है ना, अब ये आता है इसके, हाँ जी, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताए? कल वाली बच्ची ने नहीं बताना मुझे, किसी और ने बताना है। बॉडी का ड्रग रिएक्शन। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारे पास डी नहीं है, डी जो होता है वो ड्रग का बॉडी पे होता है। अच्छा अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं ये क्रोनिक गाउट के लिए यूज करते हैं। पहले हमने जो NSAID पढ़ी थी वो हम यूज कर रहे थे एक्यूट गाउट के लिए, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि एक्यूट में जो है फौरन उसको तकलीफ होती है बंदे को, और वो चाहता है कि फौरन जो है ना उसकी कुछ ना कुछ रेमेडी हो जाए, तो उसके लिए हम देते हैं। जो क्रॉनिक होता है, जो सालों से चल रहा होता है, उसका जो हमारा जो है ना मकसद, उसका वही अंडरलाइन कॉज को ही ट्रीट करते हैं, तभी वो क्रॉनिक चीज ठीक होती है, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगी। अच्छा इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाती है, और फिर क्या है कि इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है एक्यूट एपिसोड्स में, क्योंकि एक्यूट एपिसोड में वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो है वहां पे इतना ज्यादा मेजरली वहां पे अटैक तो होता है बेशक यूरिक एसिड का, लेकिन वो हम उसको या तो डाइट के थ्रू कंट्रोल करने का कह देते हैं, या फिर उसको कहते हैं कि आप जो है ना फिलहाल एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह ड्रग्स लें, तो इससे आपका थोड़ा बहुत लेवल ठीक हो जाएगा, मतलब पेन वगैरह और इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगी, आप यूरिक एसिड के लिए दवाई ना लें। लेकिन जिनको सालों साल मसला यही चलता रहता है, उनका नहीं ठीक होता, उनके लिए फिर हम ये ड्रग्स देते हैं कि उनका यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं। आगे क्या होता है कि अच्छा आगे ये होता है कि ये जो है ना इसमें ये जो ड्रग्स हैं इनका एक ये है कि एक्यूट गाउट में हम क्यों नहीं देते, क्योंकि वहां पे ये प्रेसिपिटेट करने लग जाती है, प्रेसिपिटेशन होने लग जाती है वहां पे। क्यों होती है? आपको पता है कि जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अचानक से सारा का सारा जो यूरिक एसिड आपके ल्यूमन से निकल रहा होगा, तो जब एक जगह पे ल्यूमन में या कहीं भी जो है इकट्ठा हो जाएगा आपका यूरिक एसिड, तो उससे क्या होगा, यूरेट क्रिस्टल होंगे, तो आपके किडनी स्टोन्स के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो है ना इसको एक्यूट के लिए नहीं देते, क्रॉनिक के लिए देते हैं, ताकि जो है उसमें मसला ना हो। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय साइमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेटिंग कोल्चिसिन और एंडोमेथासिन। हमने ये जो पढ़ी थी ये हम एक्यूट के लिए देते हैं, बिकॉज दे आर सल्फोनामाइड्स, the uricosuric drugs may share allergenicity with other classes of sulfonamides। अच्छा अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये जो एजेंट्स हमने अभी पढ़े हैं ना सारे, ये जो यूरिक एसिड के सिक्रीशन बढ़ा, सिक्रीशन बोली जा रही है, मतलब से गलत बोल रही है, एक्सक्रीशन कहना चाह रही है, एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। वो कौन से होते हैं? वो सल्फोनामाइड इन नेचर होता है। अच्छा मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जिस तरह एस्पिरिन है ये सैलिसाइलेट क्लास का है, तो अक्सर लोगों को ना सैलिसाइलेट से एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। सेम इज द केस फॉर सल्फोनामाइड ड्रग्स। सल्फोनामाइड से भी बहुत सारे जो है ना लोग एलर्जिक होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में तो वैसे इसकी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती एलर्जिक उसके रिस्पॉन्सेस चेक करने के लिए, लेकिन बाहर इसकी बहुत ज्यादा जो होता है पूछा जाता है बाकायदा। आपका अगर खुदा ना खासा किसी को हो तो उसकी मेडिकल रिकॉर्ड्स में हमेशा हर दफा लिखा जाता है कि इस बंदे को इस ड्रग से एलर्जी है, तो ही शुड नॉट बी प्रिस्क्राइबिंग दिस, मतलब फिजिशियन को नहीं चाहिए कि वो प्रिस्क्राइब करे उसको। अच्छा आगे चलते हैं हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की तरफ। ये बहुत मजे का मुझे लगता है। इसमें क्या होता है कि हम, आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्यूरिन्स हमारी बॉडी में जो होती है वो कन्वर्ट करती हैं या फॉर्म करती हैं किसको? यूरिक एसिड को। प्यूरिन्स हमें मिलता कहाँ से? मीठी सोर्सेज होते हैं, यानी मीट वगैरह से। अच्छा, द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड बाय द इनहिबिशन ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज।
the enzyme that convert hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid. तो आपको यहाँ देखना है, स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल में आप लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे देख लें, हाइपोजेंथीन एक कंपाउंड है जो कन्वर्ट होता है xanthine ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में into xanthine, and then this xanthine is converted into uric acid through same enzyme. ठीक है, तो हमारी ड्रग्स कहाँ काम कर रही हैं? इन एंजाइम्स पे. हमारी जो ड्रग्स हैं वो इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, ना वो इसको इसमें कन्वर्ट होने देंगी, ना वो इसको इसमें कन्वर्ट होने देंगी. रिजल्टेंट क्या होगा? हमारे पास यूरिक एसिड नहीं बनेगा. जब यूरिक एसिड ही नहीं बनेगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि एलोप्यूरिनॉल इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीप्यूरिनॉल by xanthine oxidase. Alloxanthine is an irreversible suicide inhibitor of the enzyme. अच्छा, कल हमने एक irreversible पढ़ा था inhibitor, वो कौन सा था? एस्पिरिन. कौन? एस्पिरिन. हाँ जी बिल्कुल. इसी तरह ये जो है एलोप्यूरिनॉल, ये भी इरिवर्सिबली सुसाइड क्यों कह रहा है? वो सुसाइड इसलिए कह रहा है कि वो एंजाइम खत्म है, मतलब कि फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ दैट एंजाइम जो ड्रग है वो उससे अलहदा नहीं होगी. ठीक है, वो उधर ही रहेगी, तो उसकी तो इस तरह से डेथ होगी ना, सुसाइड होगी ना. आगे द न्यू ड्रग फेबोक्सेट is a non-purine inhibitor of xanthine oxidase that is more selective than allopurinol and alloxanthine, which inhibit other enzymes involved in purine and pyrimidine metabolism. प्यूरिन और पायरामिडीन से ही आगे हमारे पास जो होता है यूरिक एसिड आ रहा होता है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि हमने ये जो है ना, ये ड्रग, ये दोनों ड्रग्स ये काम यही कर रही हैं कि इन्होंने बस इनहिबिशन करनी है, उसकी बनने ही नहीं देना यूरिक एसिड. अब हमारे पास पहली स्ट्रेटेजी क्या थी? हमने इन्फ्लेमेशन वाली बात की. दूसरी स्ट्रेटेजी थी हमने उसकी एक्सक्रीशन करनी है, हमने कहना जल्दी जल्दी निकले यूरिक एसिड. तीसरी एक्सक्रीशन क्या? हमने बनने ही नहीं देना यूरिक एसिड. जो पहले बना हुआ है वो तो खुद ही निकल जाएगा ना, जो आगे है वो नहीं हमने बनने देना. अच्छा, अब क्या होता है? इनहिबिटर ऑफ xanthine oxidase increase the concentration of the more soluble hypoxanthine and xanthine. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यूरिक एसिड तो चलो हमने नहीं बनाया, तो उससे पहले वाली चीजें हैं वो ज्यादा हो जाएंगी. तो अब ये है कि वो दोनों चीजें जो है ना वो सॉल्युबल हैं, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि वो सॉल्युबल है, हाइपोजेंथीन और जेंथीन. तो क्या होता है कि वो इजीली किडनी से पास आउट हो सकती हैं. इस तरीके से हमारे पास यूरिक एसिड के क्रिस्टल नहीं बनेंगे. देयर इज लेस लाइक्लीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स एंड टिश्यूज. ठीक है, आगे क्या है? क्लिनिकल ट्रायल सजेस्ट दिस दैट फेबोक्सेट इज मोर इफेक्टिव देन एलोप्यूरिनॉल इन लोअरिंग सीरम यूरिक एसिड. ये वही बस ये आप के एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि वो जो है ज्यादा कौन सा इफेक्टिव है, तो आप बता सकते हैं. अगेन इसके अब हम पढ़ेंगे कि xanthine oxidase इनहिबिटर जो है ना, इसको हम ऑरली देते हैं. किसके लिए? अगेन क्रोनिक गाउट के लिए. फिर से याद कर लें कि दूसरी दोनों जो है ना हमने वो पढ़ी है, क्लासेस पढ़ी है ना, वो दोनों क्रोनिक के लिए हम यूज करते हैं. पहली वाली जो एंटी इन्फ्लेमेटरी थी वो हम देते हैं एक्यूट एपिसोड्स में. अच्छा, अब ये क्या है कि इनका जो है ना 1 से 2 हफ्ते जो है आफ्टर एन एक्यूट. अच्छा, अगर किसी बंदे को हमने देना है ना कि फॉर एग्जांपल उसको हुआ है, अगर एक्यूट अटैक भी हुआ है, एक्यूट एपिसोड हुई है, तो हम उसको स्टार्ट में कभी भी नहीं देंगे ये वाली ड्रग्स, ना ये वाली ना पिछली वाली क्लास. अगर देनी है ना उसकी, अगर उसका यूरिक एसिड लेवल कम करना है, वैसे तो मैंने बताया डाइट वगैरह से हो जाता है, लेकिन अगर नहीं करता वो, या उसका डॉक्टर को कंसर्न है कि उसका शायद ना हो पाए, फिर से ना हो जाए, तो वो क्या करेंगे कि 1-2 हफ्ते उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे. उसके बाद जो है ना अच्छा, these drugs are usually withdrawn for 1-2 weeks after an out. अच्छा, तो यही कह रहे हैं कि हमने 1-2 हफ्ते के लिए इसको विड्रॉ करवा लेना है अगर उसको एक्यूट एपिसोड ऑफ गाउट हुआ.
अगर हमने देना है तो बाद में देना है, पहले नहीं देना, जब उसको अटैक होगा एक्यूट वाला तब नहीं देना। अच्छा, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमने इसको कॉम्बिनेशन के साथ देना है, या तो कोल्चिसिन यानी जो हमारी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है उनमें से किसी के साथ देना है। अच्छा, allopurinol is also used as an adjunct to cancer chemotherapy to slow the formation of uric acid from purine released by the death of large number of neoplastic cells। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इधर। अच्छा, अब है क्या, आपको पता है कि जो कैंसर होता है इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका जो होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वो दे आर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग एंड दे आर कंटिन्यूसली रेप्लिकेटिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि जाहिरी बात है, और उनकी आपको पता है कि एक ना सिर्फ कि वो इतने ज़्यादा होते हैं बल्कि ये भी कि वो उनकी उस तरीके से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई होती, वो इमेच्योर से सेल होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर टाइम नहीं लगता उनको ग्रो करने में, वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, इसलिए उनकी डेथ रेट भी ज्यादा होता है। जो कैंसर सेल्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मरते हैं, नॉर्मल सेल्स जितना उनका लाइफ स्पैन नहीं होता। अब आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर जो है प्रोटीन्स होती हैं, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और सब कुछ होता है, सारे जो बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें होते हैं। अब वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक सेल की डेथ होती है, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन कैंसर जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल की डेथ हो रही है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा प्यूरिन रिलीज हो रही है उन मरे हुए सेल से। जो मर गए हैं सेल उनमें से प्यूरिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, और भी सब्सटेंसेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न स्पेसिफिकली यूरिक एसिड से है, तो हम प्यूरिन की बात कर रहे हैं। प्यूरिन इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि प्यूरिन आगे पता है हमें यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है ना, तो हमें पता है कि कैंसर वाले पेशेंट में अगर वो कैंसर पेशेंट भी है और साथ में उसको जो है अगर प्रॉब्लम है खुदा ना खास्ता गाउट का भी, तो हम उसमें ये वाली एलोपिरिनॉल दे सकते हैं एज एडजंक्ट। एडजंक्ट किसको कहते हैं, किसी को पता है इस वर्ड का मतलब? एडजंक्ट थेरेपी किसको कहते हैं? अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। एडजंक्ट थेरेपी वो होती है जो आपकी प्राइमरी थेरेपी के साथ एक और आपने सेकेंडरी थेरेपी दी होती है, उसको एडजंक्ट करते हैं। एडजंक्ट का मतलब यही है ना कि साथ लगा हुआ, मतलब जिस तरह कह लें कि एक आपकी बेसिक चीज है उसके साथ आप एक छोटी और चीज भी आप ऐड कर लो। तो यहाँ भी हमारी कैंसर में उसकी बेसिक ट्रीटमेंट तो कीमोथेरेपी थी ना, लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? एलोपिरिनॉल। एलोपिरिनॉल ये एक एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है आपको कि जो कैंसर पेशेंट है उसमें आप यूरिक एसिड की केस में कौन सी ड्रग देते हो? ये वाली देते हैं, क्योंकि ये जो है ये उन सेल्स से प्यूरिन वगैरह जो है उसकी जो कन्वर्जन होती है उसको भी रोकती है। अच्छा, आगे चलते हैं टॉक्सिसिटी और ड्रग इंटरेक्शंस की तरफ। अब इसमें क्या होता है, एलोपिरिनॉल कॉज गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल अपसेट, rashes, rarely peripheral neuritis or vasculitis or bone marrow dysfunction or including aplastic anemia। aplastic anemia जो है ये bone marrow dysfunction की वजह से होगा। अच्छा, it inhibits the metabolism of mercaptopurine and azathioprine drug that depend on xanthine oxidase for elimination। अब ये क्या है, अब आपको जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था कि कुछ, अब एक एंजाइम है यहाँ पे xanthine oxidase, नजर आ रहे हैं ना सबको? ये थोड़ा और करीब कर दूं मैं। जी आ रहा है। अच्छा, ये जो xanthine oxidase है ना, अब ये जो एक एंजाइम है जिसको हम इनहिबिट कर रहे थे इन सारी ड्रग्स में, ये जो हमने पढ़ी है थर्ड वाली कैटेगरी जो प्यूरिन से कन्वर्जन रोकती है, वो असल में बेसिकली xanthine oxidase को
इनहिबिट कर रही होती है ना। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है ये एक एंजाइम है। एंजाइम का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता, इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, मल्टीपल ड्रग्स के साथ फंक्शन होते हैं। तो इसने सिर्फ कन्वर्जन प्यूरिन की यूरिक एसिड में ही नहीं करनी होती, बल्कि ये और भी ड्रग्स की जो है उसके मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि उस ड्रग को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना या उसके दूसरे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, और फिर ताकि वो इजीली बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग है, ये इसका मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा है, ये किडनी के थ्रू पास आउट नहीं हो सकती, तो ये जो एंजाइम है ये इसको दो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा ताकि जो नेफ्रॉन के थ्रू इजीली पास आउट हो सके। लेकिन अब होता क्या है कि जब ये एंजाइम हमने इनहिबिट किया है, हमने तो इनहिबिट किया था इस मकसद के लिए, लेकिन हुआ क्या कि अगर हम कोई और ड्रग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो उसने दो ड्रग बताई थी एज़ोथियोप्रीन और मेरकैप्टोप्रीन प्यूरिन, इनमें क्या होता है कि वो इनकी मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाती। जब इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ये अगेन एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बड़ा बड़ा जो पीस है ये तो निकल नहीं सकता किडनी से। तो क्या होगा, इसकी अगेन टॉक्सिसिटी हो जाएगी इस ड्रग की जो आप दे रहे थे कोई और साथ, जिस तरह एज़ोथियोप्रीन की बात उसने, तो इन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें और आगे उसने क्या बताया, दूसरी ड्रग का उसने बताया कि वो लिवर फंक्शन एब्नॉर्मेलिटी कॉज कर सकता है, या जीआई अपसेट कर सकता है, या फिर हेडेक वगैरह भी कॉज कर सकता है। तो ये तो उसके, तो ये इस तरीके से जो है इनके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ मैंने बता दिए। अब आगे हम ये करते हैं, एमसीक्यूज करेंगे अब स्टार्ट। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अब तक गाउट के टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ से वहां से तो मुझसे पूछ रहे हैं। आपकी हम गाउटी कंडीशन जी गाउटी कंडीशन में एसिड को रिमूव करने के लिए एसिड क्यों यूज करते हैं, मतलब बेस यूज कर लें तो वो उसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं और फिर वो टॉक्सिसिटी भी ना हो, मतलब बेस या अल्कलीन ड्रग्स क्यों यूज करते हैं। आपकी मुझे बात नहीं समझ आई, आपकी ना आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा ऊंची बोल लो आप थोड़ा। हम गाउट को क्योर करने के लिए बेसिक या अल्कलीन ड्रग्स क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हमने तो एक एसिड को रिमूव करना है ना, तो इस तरह फिर इसको एसिड और एक्यूमुलेट भी नहीं होगा हाँ टॉक्सिसिटी। ठीक है, मैं देती हूँ जवाब। अच्छा, अब ये होता है, देखो एक ड्रग है, मैं आपको बल्कि वीडियो ऑन करके ना फिर समझाती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक ड्रग है आपके पास, आपको पता है वो ड्रग आपको हेल्प करेगी यूरिक एसिड को ट्रीट करने में, जिस तरह भी कर रही है वो यूरिक एसिड को ट्रीट कर रही है, ठीक है। आपको पहले ये बात पता लगी थी, ठीक है, आपने ये नहीं देखा था कि आपके पास इतने सारे एसिड्स हैं, इनमें से मैं कौन सा एसिड यूज करूं यूरिक एसिड के लिए, ऐसा तो नहीं ना होता। आपके पास एक ड्रग होती है, अब ड्रग की आगे प्रॉपर्टी है कि वो एसिडिक हो या बेसिक हो, ये तो ड्रग की प्रॉपर्टी है ना। हम जब ड्रग को सिलेक्ट करते हैं वो हम इस तरह तो नहीं करते कि वो एसिडिक है या बेसिक है, हम ड्रग तो यूज करते हैं कि उसका एक्शन क्या है। उस ड्रग का एक्शन था कि वो यूरिक एसिड को ट्रीट कर रही थी। हमारे पास कोई बेसिक ड्रग नहीं है जो यूरिक एसिड को ट्रीट करती है। अगर हमारे पास कोई ड्रग होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी वो डिजीज है उसको ट्रीट करती है, हम उसके लिए यूज करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये ड्रग, पहले ये नहीं देखते हैं कि हम ये एसिड है या बेस है, हम ये देखते हैं कि वो डिजीज को क्योर कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो यानी एसिडिक होना या बेसिक होना वो एक ड्रग की आगे प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मतलब कि ये इस तरीके से है जिस तरह ड्रग डिजीज को क्योर कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं आगे क्या कहते हैं, इधर जो टीचर होगा वो मेल है या फीमेल है, वो मेरी क्वालिटी है, ठीक है। जो पढ़ा रहा है या जो कर रहा है वो तो आपका मकसद तो ये है ना, डिजीज है, मतलब जो काम कर रहे हैं हम
वो तो असल में ये वाला है ना, ये तो आगे उसकी प्रॉपर्टी है। ये उसी तरह है कि मेरी उम्र 23 साल है कि 24 साल है, ये तो मेरी आगे प्रॉपर्टी है। मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, हमारा मकसद तो ये वाला है ना। समझ आई कुछ बात की? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेलो, आ गई है समझ, जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक। अच्छा, आगे हम अभी करते हैं वो एमसीक्यूज करते हैं। लेकिन एमसीक्यू करने से पहले आप लोग प्लीज एक दफा अपनी कैटसन खोलें और एक दफा ना देख लें कि कोई किसी को कहीं से कोई कंफ्यूजन है, ताकि हम कल वाले टॉपिक से भी कोई है तो वो भी पूछ लें और अभी वाले में से है तो वो भी पूछ लें। और कोई चेंज बता दें, जो नए लोग आए हैं वो मुझे बता दें कि पढ़ाने के स्टाइल में कोई चेंज करनी है, कोई तेज पढ़ा रही हूँ या स्लो पढ़ा रही हूँ या ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। यू आर ऑलरेडी गुड। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। एमसीक्यू काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो लास्ट में आते हैं इन्हीं में से आ रहे होते हैं, जो चैप्टर्स के एंड पे होते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं ये करवाऊं लाजमी। अच्छा, लेकिन पहले मेरे बताने से पहले जो है ना, मैं आप लोगों से पूछूंगी। अच्छा, ये चैट वगैरह में एक मिनट देख रहा हूँ। ये जो किसी ने कुछ मुझे चैट में भेजा हुआ, मुझे समझ नहीं आई आप क्या बात कर रहे हो। मुझे क्या वर्ड है, काइंडली आप स्पीकर पे बता दें मुझे। आप ही यूरिकेस भी एक टॉपिक जो है ना उसके अंदर छोटा सा दिया हुआ है एमसीक्यू से पहले। मैं स्क्रीन आपके सामने, आप मुझे बता दो पिछले पेज पे। आप ही आपके पास नहीं है लेकिन मेरी बुक में है यहाँ पर। अच्छा, चलो मैं ना फिर इस तरह करती हूँ कि वो फिर आप मुझे ग्रुप में पिक्चर सेंड कर देना उसके, तो हम कल उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है वो। ठीक है, सही है, ठीक है, चलो थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा चलें, अब हम करते हैं। अब ये देखें फर्स्ट, लेकिन पहले आप लोगों ने जो है ना, आप लोगों में से मैं मुख्तलिफ मैं ना पार्टिसिपेंट्स में नाम पढ़ के पूछूंगी ताकि ना एंगेज हो आप लोग साथ। अच्छा, पहला एमसीक्यू है, आज सर पीछे से नहीं देख के बताना, क्योंकि आप लोगों ने बस अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, इस तरह समझ लो। Among NSAID, aspirin is unique because of its what property? बताएं। ये मुझे बताएंगी अमीना अनीस, ये FSD3। अमीना, आई थिंक विलिंग नहीं है वो बताने के लिए। अमीना, वारिस बता दें। फिर मैं खुद ही करवा देती हूँ, फिर आप लोगों ने नहीं के बताना। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप लोग जो है एंगेज हों इसमें। चले कोई भी बता दे। समन, आप बता दो। समन सईद। irreversibly inhibits its target enzyme. हाँ बिल्कुल, एक हमने ये बात पढ़ी थी और एक और भी बात पढ़ी थी, आपको याद होगा कि वो क्यों हमने इसको अलग अलग रखा हुआ था। प्लेटलेट अफेक्ट है इसका। हाँ, वो इरिवर्सिबल बाइंडिंग की वजह से था ना। सही है। अच्छा, अगला एमसीक्यू जो है वो मुझे बताएंगे ये जवेरिया रफीक। Which of the following is an analgesic antipyretic drug that lacks anti-inflammatory action? वैसे ये हमने पढ़ा नहीं हुआ
ये एसिटामिनोफेन है, क्योंकि मुझे वहां ने बताया था ये आपके कोर्स में नहीं है या आप लोग करते नहीं हो, पेपर के लिए तैयार नहीं करते आई थिंक, तो ये एसिटामिनोफेन है, ये आप खुद ही कर लो अब, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं हुआ आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद है 16 years old girl come to emergency department suffering from the effect of aspirin overdose. एस्पिरिन की ओवरडोज हो गई है। Which of the following syndromes in the patient most likely to exhibit as a result of drug overdose? कौन कौन से हो सकते हैं? आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने बुक से लाजमी पढ़ के आना है, किसी ने पढ़ा है तो वो मुझे बताए। खिजरा, आसिफ, आप बताओगी? आप ही रिपीट कर दें, आपने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आई। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना, थर्ड एमसीक्यू जो है वो वाला, कि एस्पिरिन की ओवरडोज हो गई है एक बच्चे को, और उसको क्या हो सकते हैं उसके सिम्टम्स ओवरडोज में। एस्पिरिन की हमने पढ़ा था कि एक हाई डोज में कुछ इफेक्ट्स आते हैं, फिर हमने पढ़ा था ओवरडोज में कुछ इफेक्ट्स आते हैं, वो क्या थे? नहीं याद? नहीं, मुझे नहीं याद। अच्छा, हम बैक जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था, इधर ये देखें, एट हायर डोज ऑफ एस्पिरिन क्या होता है? टिनाइटिस होता है। टिनाइटिस का पता है आपको कि वो जो कान में घंटी सी बजती है उस तरह होने लग जाता है। वर्टिगो, हाइपर, ये सारे हैं हायर डोजेस पे। एट वेरी हायर डोज, वेरी हायर डोज हो गई, उसको ओवरडोज हुई है, इट मीन इट इज वेरी हाई डोज। तो उसमें क्या क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, कोमा, कोलैप्स, हाइपरथर्मिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, अब हम ये नीचे जाते हैं, इधर हमारे पास होगा यकीनन यहाँ पे ऑप्शन, ये देखें, ये वाला थर्ड वाला, हाइपरथर्मिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोमा। ठीक है, ये आ गया। अगर आपके पास आए नॉर्मल डोजेस में क्या, नॉर्मली सॉरी हाई डोजेस में क्या हो रहा है, तो आप लिखोगे टिनाइटिस हो रहा है उसको, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था अभी, एक और जो था हाइपरवेंटिलेशन आई थिंक, वो सारा। अच्छा, उसके बाद आता है which of the following drug is most likely to increase serum concentration of conventional drug of methotrexate, a weak acid that is primary secrete। अच्छा, अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि मतलब हमने ये पढ़ा था कि एक ये ड्रग है हमारे पास जो कि एक वीक एसिड है, अब उस वीक एसिड की एक्सक्रीशन के साथ कौन सी ऐसी ड्रग है जो पंगा कर सकती है? मेथोट्राइक्सेट हमने पढ़ा था एक वीक एसिड है, वीक एसिड के साथ एक और वीक एसिड ही उसकी जो है सीरम कंसंट्रेशन में चेंजेस ला सकता है ना, रीअब्जॉर्प्शन में ऑल्ट्रेशन करके, तो वो कौन सी हो सकती है? हमने पढ़ा था ये, अभी पढ़ा था, कोई मुझे बता दे। कौन? यूरिक एसिड। हाँ बताओ। ये प्रोबेनिसिड। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही थी हमारे साथ, वो कर रही थी उसके साथ इंटरफेयर कर रही थी यूरिक एसिड की सिक्रीशन के साथ। तो अब हमने क्या करना है कि जब हम ये भी देंगे साथ वो मेथोट्राइक्सेट भी देंगे, तो वो क्या होगा, आपस में दोनों इंटरेक्ट करेंगे और कंपटीशन होगा, और इस तरीके से यहाँ पे शायद लिखा भी होगा कहीं पे, हमने पढ़ा था। चलो मैं बाद में देखती हूँ। वैसे यही है, क्यों है ये, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोबेनिसिड क्या है, इटसेल्फ वीक एसिडिक है। वीक एसिडिक जो ड्रग्स हैं वही आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जिसके रिजल्ट में कंपटीशन होगा। कंपटीशन के रिजल्ट में क्या होगा, एक विन करेगा एक लूज करेगा। जो विन करेगा वो ल्यूमन से स्क्रीट आउट हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो सीरम के अंदर इंक्रीज कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो प्रोबेनिसिड एक ड्रग है जो वीक एसिडिक ड्रग है, और ये compete करेगी उसके साथ, किसके साथ, मेथोट्राइक्सेट के साथ, और ये
इस तरीके से प्रोसेस होगा सारा। The main advantage of ketorolic over aspirin is that ketorolic, अच्छा ketorolic की ना एक खास बात हमने कल पढ़ी थी, मैंने उसको आपको ना हाईलाइट भी करवाया था, हालांकि मैंने तभी एमसीक्यूज नहीं पढ़े थे, मैंने पढ़ने से पहले आपको कहा था कि ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने खुद सोचते हैं वो क्या बात थी ketorolic से रिलेटेड, कौन बताएगा मुझे? ये सना जाहिद बता दे। अभी आज फर्स्ट टाइम मैं आज ज्वाइन किया है। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा ये ऐसे होता है कि कीटोरोलिक वाहिद जो है हमारे पास जो है एनएसएड है जो पेरेंट्रल के फॉर्म में मौजूद है। ये उधर पूरी लाइन एक लिखी हुई थी तो हमने कल भी बात की थी कि ये हमने इसको नोट डाउन करना है कि ये पेरेंट्रल की फॉर्म में, तो यहाँ पे उसने वही बात की है कि पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन की फॉर्म में दैट कैन बी इंजेक्टेड एज इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं अगले पेज पे। सॉरी, अच्छा ये अब अगला क्वेश्चन है, एन 18 month old boy died from the accidental overdose of acetaminophen। ये अगेन acetaminophen है और ये हमने नहीं किया हुआ क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं था, तो इसका जो है वो जवाब हम खुद ही लगा देते हैं कि इसका जो है लिवर फेलियर होता है, क्योंकि जो ये जो होता है ना एसिटामिनोफेन में कौन सी आती है ड्रग, पैरासीटामोल, जो आप बहुत कॉमनली पैनाडोल के नाम से आप लेते रहते हो हर वक्त। अच्छा ये जो पैनाडोल है ना, इसका मैं आप लोगों को वैसे जनरली बता दूं कि इसकी अपर डोज जो होती है ना 4000 मिलीग्राम या फिर 4 ग्राम कह लो, 4 ग्राम होती है। जो एक गोली हमारे पास पैनाडोल की होती है ना वो 500 मिलीग्राम की होती है, और नॉर्मली आप 2 गोलियां खा रहे होते हैं यानी कि आप 1000 मिलीग्राम ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको 4000 इसके अपर लिमिट है यानी कि 8 गोलियां एक दिन में पैनाडोल की अगर आप लेते रहते हो मुसलसल कुछ दिनों तक, तो आपको और तो कोई मसला ऐसा पैनाडोल का नहीं है, लेकिन इसका लिवर पे बहुत मेजर इफेक्ट है। लेकिन पैनाडोल एक ऐसी जो है ना एनाल्जेसिक है यानी एंटी यानी पेन किलर ऐसी है जिसका इतनी जल्दी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, जैसा एनएसएड्स है ना वो जल्दी से आपकी गट डिस्टर्ब कर सकती है, ब्रूफन हो गया, ये एस्पिरिन तो बहुत ही जल्दी आपके अल्सर्स वगैरह कर देती है जो लोग ज्यादा लेते हैं। तो ये जो आम दर्द वगैरह के लिए ना पैनाडोल इसलिए ज्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी एक तो इसकी अपर लिमिट काफी ज्यादा है यानी 4000 मिलीग्राम है, आप 8 गोलियां भी एक दिन में खा सकते हो। लेकिन अगेन बात कि इसका एडवर्स इफेक्ट सिर्फ एक है मेजर, और वो यही है कि वो लिवर को जो है ना ये डैमेज करता है, लिवर फेलियर कॉज करता है अगर आप लॉन्ग यूज करते हो। तो वही यहाँ पे उसने बात की, तो वैसे ही मैंने आपको जनरली बता दिया, ऑल्दो ये मेरे ख्याल में आपके कोर्स में या आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा ए 52 years old जो वुमेन है उसको क्या हुआ है, उसमें इंटेंस पेन है, वार्मथ है, रेडनेस है फर्स्ट टो ऑन द लेफ्ट फुट यानी बिग टो पे कह रहा है वो। अच्छा एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड विड्रॉल इन्फ्लेम जॉइंट। अच्छा क्रिस्टल उसके जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल उसके जो है ना फ्लूइड में से मिले हैं जो एग्जामिनेशन के लिए उसको किया है ना, और ये है कि उसमें अच्छा आपने पैथोलॉजी में यकीनन पढ़ा होगा इन्फ्लेमेशन के साइंस, जो 5 साइंस होते हैं, पेन होती है, वार्मथ होती है, रेडनेस होती है, और भी इस तरह के 2 और भी थे, हमने 2 साल पहले पढ़ी थी, मुझे थोड़े थोड़े याद है। तो अब ये है कि ये जो है ये साइंस सारे इन्फ्लेमेशन के इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन के साइंस को आ रहे हैं, प्लस क्या हुआ है कि उसका जो एग्जामिनेशन हुआ है ना यानी कि उसका लैब टेस्ट जो हुआ है उसमें उसके जॉइंट में से यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है ना वो अपीयर हुए हैं। तो अब आपने उसको ट्रीट करना है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वुमेन्स एक्यूट attack of gout, a high dose of colchicine will reduce pain and inflammation. However, physicians prefer to treat acute gout with corticosteroid or endomethacin because high doses of colchicine can cause, क्या करती है colchicine की high doses जो मैंने आपको बताया था कि क्या एक रीजन है। बिल्कुल सही, शाबाश। ये आपने मैंने तब भी आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट बात है,
वो अलग से उसने सेंटेंस में लिखा हुआ था। अच्छा, अब यही वो अब अगला क्वेश्चन है, ओवर द, ये इसी स्टेटमेंट, इसी वुमेन के केस में ही वो बात कर रहा है आगे कि उसको 7 महीने हो गए हैं। द पेशेंट हैड 2 more attacks of acute gout, acute gout के 2 और जो है ना उसको अटैक हो चुके हैं। हर सीरम कंसंट्रेशन जो है ना यूरिक एसिड की वो एलिवेट की हुई है, ज्यादा हुई हुई है। अब क्या है कि पहले तो डॉक्टर ने कहा ना कि चलो यार उसको, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्यूट में हम कभी भी वो दूसरी वाली दोनों क्लासेस नहीं देते ना। जब एक्यूट अटैक होता है तो हम कोशिश करते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी से ही गुजारा कर लें, लेकिन अब उसका देखा है कि उसको 7 महीने बाद फिर से 2 दफा हुआ है, यानी वो क्रॉनिक की तरफ जा रही है ना। तो उसके लिए उसने क्या करना है, उसने कहा कि हम इसके लिए हम इसके सीरम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो उसके लिए हम अगली वाली 2 ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जो 2 कैटेगरी से मैंने बताई थी आपको। अब क्या है कि यहाँ पे उसने कहा है कि द डिसीजन वाज मेड टू पुट हर ऑन क्रॉनिक ड्रग थेरेपी टू ट्राई द प्रिवेंट सब्सिक्वेंट अटैक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कुड बी यूज्ड टू डिक्रीज द वुमेन रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कौन सी ड्रग करेगी, इसमें से मैं बताती हूँ, कौन बताएगा मुझे? सना, जाहिद, आप बताओ, आपसे मैंने पहले भी पूछा था। एलोप्यूरिनॉल। हाँ, एलोपिरिनॉल, क्योंकि एस्पिरिन एनासिड है। कोल्चिसिन भी हमने जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी में पढ़ा है। ये माइक ऑफ कर दे अपना। और प्रोबेनिसिड जो है वो हमने जो है उसमें क्या कहते हैं पढ़ा है। अच्छा, अब ये हम एक और देखो, एक आपको ना एक जरा वो हो सकता है गलती लग सकती है। यहाँ पे उसने क्या कहा है, प्रोडक्शन को कम करना है। जो आपने मुझे बताया है ना, हमने देखना है प्रोडक्शन किससे कम होती है। प्रोडक्शन कम होती है, एक सेकेंड। अच्छा, एक तो हमने 2 ड्रग्स की पढ़ी थी ना, एक तो थी वो सिक्रीशन बढ़ा रही थी, जो जल्दी जल्दी सिक्रीट आउट कर रही थी, और एक कर रही थी, क्या कर रही थी कि वो उसके कन्वर्जन को रोक रही थी। ठीक है, कन्वर्जन को कौन सी रोक रही थी? आपने गलत बताया था, वो मुझे मैंने स्टेटमेंट दोबारा देखी है कि ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, तो यहाँ पे आएगा प्रोबेनिसिड। क्योंकि एक सेकेंड, मुझे लगता है मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। नहीं सॉरी, आपने ठीक बताया। प्रोडक्शन जो है वो जो है प्रोडक्शन कौन सी, प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास प्योरीन से जो कन्वर्जन हो रही है यूरिक एसिड की तरफ, वो है ना कन्वर्जन। और वो कौन रोकती हैं एजेंट्स, वो कौन से एजेंट्स रोकते हैं? कौन बताएगा मुझे कौन से एजेंट्स रोकते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड को? एलोप्यूरिनॉल और दूसरा कौन सा था? एक और भी था। फिबॉक्सिस्टेट। हाँ, एक और भी हमने जेट पढ़ा था, फिबॉक्सिस्टेट। मुझे ना आवाज आपकी थोड़ी कट कट के आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। फिबॉक्सिस्टेट। हाँ, वो नहीं, वो तो हमने उसमें नहीं पढ़ा था, जिंथीन ऑक्सी, हाँ उसी में फिर ऑक्सीस्टेट था। बॉक्सोस्टेट। हाँ वही। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो है हम इधर जो है ये कन्वर्जन रोक रहे हैं इसकी, देखा ना। यहाँ पे हम हाइपोजेंथीन से जेंथीन और फिर यूरिक एसिड ये भरने ही नहीं दे रहे। जब हम भरने ही नहीं दे रहे तो वो जो है प्रोडक्शन ही नहीं हो रही यूरिक एसिड की। अगर वो कहता कि हम कौन सी ड्रग दें जिससे हमारी यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, तो फिर तब हम आएंगे इनकी तरफ, ये वाले एजेंट्स की तरफ, प्रोबेनिसिड और सल्फेनपायराजोन की तरफ। लेकिन यहाँ पे उसने हमें प्रोडक्शन कहा हुआ है। प्रोडक्शन में क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ वो कर रहा है प्योरीन से यूरिक एसिड की तरफ जो कन्वर्जन हो रही है वो कर रहे हैं एलोपिरिनॉल, और वो ही हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अगला क्वेश्चन है कि a 54-year-old woman presented with sign and symptom of consistent with an early stage of rheumatic arthritis। ये भी हमने नहीं पढ़ा, rheumatic arthritis है ना, नहीं ना पढ़ा, क्योंकि हमें वो हमने बताया था कि उसमें नहीं है।
अच्छा, the decision was made initiate NSAID therapy. अच्छा, which of the following patient characteristics, लेकिन यहाँ पे हमने सेलिकॉक्सिब पढ़ा हुआ है तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं. Which of the following patient characteristics is the most compelling reason for avoiding सेलिकॉक्सिब in the treatment of the arthritis? अब मुझे कोई पहले ये बता दे कि सेलिकॉक्सिब है क्या? COX-2 inhibitor. हाँ, COX-2 इनहिबिटर सिलेक्टिव है, ये सिर्फ COX-2 को करता है, ये COX-1 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो हमने एक खास बात पढ़ी थी कि पहले तो हमें पता लगा था कि जो सिलेक्टिव COX-2 है ये बड़े अच्छे इस लिहाज से हैं कि इनका COX-1 पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमारे पास जो है ना गट हमारी कोई डिस्टर्ब नहीं होती. लेकिन बाद में जब हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए तो हमें पता लगा कि यार बेशक वो गट को नहीं डिस्टर्ब कर रहा, लेकिन वो एक और बड़ा मेजर कॉज कर रहा था, और वो क्या था कि वो थ्रोम्बस कॉज कर रहा था. थ्रोम्बस कॉज करने की वजह से वहां पे स्ट्रोक हो रहे थे, वहां पे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो रही थी, और वहां पे इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही थी. अब आपको यहाँ पे ना हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज वाला शायद थोड़ा कैप्टिवेटिव जो है ना ऑप्शन लगे, लेकिन आपने गौर करना है कि सेलिकॉक्सिब तो सिलेक्टिव है. अगर यहाँ पे होता ना नॉन सिलेक्टिव कोई और होता, जैसा आइबोब्रूफन वगैरह हो गया, तब आपने करना था पेप्टिक अल्सर डिजीज, क्योंकि उनका मेजरली इफेक्ट जो है वो गट वाले पे होता है, यानी उनका अल्सर्स वगैरह और ये जीआई ब्लीडिंग और ये सब होता है. लेकिन जब आपने सेलिकॉक्सिब की बात करनी है जो कि एक सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है जिसका गट के ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन रोकने में कोई रोल नहीं है, तो वो जो है उसका एक और इफेक्ट है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. वो क्यों है? क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस ज्यादा करवाता है, यानी ब्लड जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो करवाता है. जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है साथ में वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो क्या होता है, हमारे पास क्लॉट्स फॉर्मेशन होते हैं, क्लॉट्स होते हैं, थ्रोम्बस होता है, फिर थ्रोम्बस आगे एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, फिर स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, वो सारे आगे लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन फॉरवर्ड. अच्छा, उसके आगे क्या है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं. Although the patient's disease was adequately controlled with an NSAID, methotrexate for some time her symptoms began to worsen, and radiologic study of her hand indicate progressive destruction of joints of several fingers. वो ये कह रहा है कि उसको हमने पहले जो थी ना हमने ड्रग्स दी थी NSAID वगैरह, लेकिन जो था हुआ ये कि वहाँ पे जो था कुछ अर्से बाद हमने देखा कि उसके जो थे रेडियोलॉजिक स्टडीज में आया कि उसके जो फिंगर्स के जॉइंट है वो तबाह हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं. तो हमने सेकंड लाइन जो है स्टार्ट की, वो हमने बल्कि ये अगेन हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये जो है ये वही वाला चैप्टर, वही वाला टॉपिक है DMARDs जो है ये रूमेटिक आर्थराइटिस वाला, ये हमने मुझे बताया था ये आपका नहीं है ना, आप लोगों का नहीं ना है ये, मुझे हमने यही गाइड किया था कि आप लोगों का नहीं है. आप लोगों का जो कोर्स है उसमें तो नहीं आप लोगों को मैम वगैरह ने बताया, अगर बताया हुआ है तो हम ये भी कर लेंगे. आप डिमांड वाला करना है हमने. अच्छा, लेकिन वो महम ने मुझे बताया था कि ये नहीं है. महम ने मुझे कहा था कि NSAID करना है, गाउट करना है, और बस इस चैप्टर में यही है. चलो मैं ना उससे डिस्कस करूंगी, फिर हम ये भी कर लेंगे. अगर पहले होता तो मैं साथ ही आपको करवा देती, क्योंकि फिर ये था ना कि एक वो फ्लो में चलता है. तो इस MCQ का आंसर B है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिकम्बिनेंट प्रोटीन है दैट बाइंड टू ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. अच्छा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है ना, ये प्राइमरी जो होता है एक चीज है जो कि प्राइमरीली रोल प्ले करती है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में, बहुत मेजर रोल है. मतलब मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व दिस फैक्टर. ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम ये यूज कर रहे होते हैं. लेकिन ये भी अब आपने पढ़ा नहीं हुआ तो अब इसको आपको बताने का, एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा. तो एक तो ये मैंने बता दी. इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी को कोई थोड़ा मसला हुआ है? आज मेरा भी गला बहुत खुश्क हो रहा है तो इसलिए आई एम सॉरी, मैं बार बार रुक रुक के जरा बोल रही हूँ. और
किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ना अभी पूछ ले।